तो इस सीरीज के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक है जनरल साइंस, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है यूपीपीएससी कमीशन के द्वारा वो सारा कुछ कर रहे हैं। राइट, कुछ डिटेल मेरे बारे में पता ही है, इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी पता है आपको, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो किसी भी स्टार का जो कलर है उससे हमें क्या पता चलता है? डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ नहीं, टेम्परेचर। बिल्कुल सही, तो करेक्ट जवाब हो गया हमारा टेम्परेचर। अब ये कैसे कह रहे हैं? तो देखो, एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो ये बोलता है कि कोई भी जो स्टार है उसका जो टेम्परेचर है ना, उससे जो इमिट होने वाला रेडिएशन है उसके वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ, मतलब कि जो लाइट इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई रेडिस स्टार है, कैसा है? रेडिस स्टार है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वेवलेंथ जो है रेडिस स्टार का सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ। वहीं पे अगर कोई ब्लूइश स्टार है ना, ब्लू कलर का दिख रहा, तो इसका मतलब ये हुआ उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। बिकॉज हम जानते हैं एज पर विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब का, है ना। तो वायलेट का अगर कम है, इंडिगो ब्लू का कम है, तो ब्लूइश दिखेगा वो पर्टिकुलर स्टार अगर उसका वेवलेंथ कम है, एज पर डिस्प्लेसमेंट लॉ। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। इसका इंडिकेशन है टेम्परेचर का। वही सारी चीजें बताई है, वो पूरी आपको अच्छे से समझ आ गया। साथ में विच डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। आ गया समझ में? तो ये है कि which of the following is used as an anti-freeze for automobile engines? इथेनॉल भी होता है, एथाइल ग्लाइकॉल भी होता है, मेथनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, सारे होते हैं, लेकिन वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स इंजन। अच्छा, तो अगर हमें इन चारों में से सबसे बेस्ट एफिशिएंट देखना है तो होगा एथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, जो एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। इसका मतलब कि जो फ्यूल है उसको जमने नहीं देता, है ना। देखो, एथाइलिन अल्कोहल एक लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो यूज किया जाता है एज अ बेस टू क्रिएट एंटी फ्रीज एजेंट। वो लोअर करता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, मेकिंग इट सुटेबल फॉर यूज इन इंजन कूलिंग सिस्टम। एथेनॉल, मिथेनॉल और प्रोपाइल अल्कोहल ऑल्सो अल्कोहल्स हैं जो कैन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेकिन दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज एथाइलिन ग्लाइकॉल जो हमने ऑलरेडी देखा। ठीक है, बाकी तीनों में जो है कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि फ्लेमेबिलिटी का, टॉक्सिसिटी का और कोरोजन का खतरा रहता है, लेकिन एथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है इन चारों में से। इसलिए नए अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ पे टेक प्लेस करता है? करेक्ट जवाब है स्प्लीन में, है ना। अब स्प्लीन क्या है समझो, एक साइट है जहाँ पे ओल्ड आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। इट ऑल्सो स्टोर्स प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। The formation of WBC and RBC takes place in bone marrow। कहाँ पे बनता है WBC and RBC? बोन मैरो में बनता है। और डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है? पुराना RBC स्प्लीन में होता है। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। वहीं पे ऑप्शन में जो बाकी चीजें थी उसको भी देख लेते हैं। लिम्फ ग्लैंड की बात करें तो इसको लिम्फ नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? स्मॉल ऑर्गन है जो फिल्टर करता है लिम्फ को। लिम्फ क्या है? फ्लूइड है दैट सर्कुलेट्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। दे प्रोड्यूस और रिस्टोर WBC जो फाइट करता है इन्फेक्शन को, है ना। पेनक्रियाज की बात करें तो एक ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एंड हार्मोन्स को, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, है ना, ग्लूकागोन। लीवर जो है एक वाइटल ऑर्गन है जो परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शन, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, बाइल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। और साथ में ग्लाइकोजन स्टोरेज का भी काम करता है कौन? लीवर। इट इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन। हाँ, आरबीसीज में। अगला है कि हाइड्रोजन गैस जो है कैन बी कन्वेंटली यूज एज अ फ्यूल फॉर रनिंग व्हीकल इफ इट इज एब्जॉर्ब एट अ वेरी लो टेम्परेचर बाय द सब्सटेंस ओनली टू बी रिलीज एट द टेम्परेचर जनरेटेड बाय द एग्जॉस्ट। व्हाट इज दैट सब्सटेंस फाउंड इन इंडिया? तो हमारे इंडिया में जो सब्सटेंस मिलता है वो है हाइड्राइड। ऐसा नहीं केवल इंडिया में मिलता है, मतलब प्राइमरली ये सब्सटेंस जो इंडिया में मिलता है यूज टू कन्वीनियंटली absorb हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो टेम्परेचर टू बी रिलीज एट द टेम्परेचर जनरेटेड बाय द एग्जॉस्ट। क्या है? हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है विद अदर एलिमेंट। दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब और स्टोर हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन, और इस प्रोसेस को हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन एंड डी डिजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है,
Hydrides can serve as a means of storing or releasing hydrogen gas for use in vehicle, और this can be particularly important किसके लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इट इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ स्टोरिंग हाइड्रोजन इज क्रूशियल। ठीक है। अगला है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कांट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस। अब क्या बताओ, हम लैंड सरफेस पे खड़ा क्यों हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। क्यों, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की वजह से हम, क्योंकि ग्रेविटी जो है हमें हमेशा क्या कर रही है, पुल कर रही है अपने साइड में, और जैसे हम स्टैंड होते हैं तो रिएक्शन मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, इसलिए हम खड़े हो पाते हैं, राइट। लेकिन देयर इज नो ग्रेविटी इन स्पेस, दैट्स द रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्टैंड इन स्पेस। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। विदाउट ग्रेविटी एस्ट्रोनॉट कांट स्टैंड इरेक्ट और वॉक नॉर्मली, दे हैव टू यूज हैंड ग्रेल्स या फिर स्टेप्स टू मूव अराउंड एंड स्टे इन अ प्लेस। नेक्स्ट है कि टू हियर अ क्लियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ऑब्जर्वर है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको सुनने के लिए। इको आपको पता है ना, आप कोई भी बात बोलते हो वही रिटर्न होके आता है एक बार, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अगर बार बार आए चारों तरफ से तो उसको रिवर्बरेशन बोलते हैं। और ये मिनिमम डिस्टेंस जो है लगभग 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 मीटर। ऑप्शन में देखो कौन सा है, ऑप्शन डी है करेक्ट जवाब। ठीक है। अभी 17 मीटर क्यों आया, क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है, माफ कीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपने कोई भी बात बोली, ऊपर ही आ जाते हैं, कोई भी बात बोली, अब वो बात जो है जाएगी टकरा के वापस आएगी, है ना। तो ये कितना हो गया, 17 प्लस 17 कितना हो गया, 24, सॉरी 34 मीटर हो गया। और 340 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड होता है, इसलिए ये जो 17 मीटर है लगभग यहाँ से आया। ओके। तो अगर मिनिमम इतना डिस्टेंस चाहिए, अगर इससे कम डिस्टेंस हुआ तो वो आप सुन ही नहीं पाओगे, कि आप बोल रहे हो या टकरा के आ रहा है, वो वाला सुन रहे हो आप। ठीक है। तो इसलिए इतना चाहिए कम से कम, सो दैट साउंड ओवरलैप ना करे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार, है ना, परसिस्टेंट साउंड जो रहता है साउंड सोर्स के बाद, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोलते हैं। और एक सिंगल रिफ्लेक्शन जो होता है साउंड वेव का, उसको इको बोलते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। कॉज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव ऑफ अ सिंगल सरफेस, एक ही सिंगल सरफेस से आता है ना। फॉर एग्जांपल किसी केव में आप हो, है ना, या फिर किसी पहाड़ के सामने हो, हाँ, वहां पे भी आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड, एक ही बार आता है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्या से आता है, आप जो है किसी ऑडिटोरियम में खड़े हो जहाँ पे चारों तरफ जो है कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगे हुए हैं। कोई भी बात आपने बोला, इधर से भी टकरा के आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, है ना, तो क्या करेगा, वो आवाज गूंजेगा उस जगह पे। उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्बरेशन बोलेंगे, जो परसिस्ट रहता है ना, मतलब कंटिन्यू रहता है थोड़ी देर के लिए। डिले, अब डिले की बात करें, डिले बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द एको इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द स्पीड ऑफ साउंड, है ना। आप समझो ध्यान से, स्पीड ऑफ साउंड तो मोर और लेस सेम ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब का। चलो उसको अभी कांस्टेंट मानते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ साउंड है ना, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, कौन सा साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। क्या करने के लिए, एक को सुनने के लिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना। तो इस पे डिपेंड करता है, 17 मीटर है, 27 मीटर है, 57 मीटर है, कितना है। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें रिवर्बरेशन का, तो उसके लिए कोई डिस्टेंस मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि ऐसे समझो, अगर चारों तरफ से पैक है ना, तो अगर आपने यहाँ पे, भले ही आप 17 मीटर से कम रहो, यहाँ पे बोला आपने कोई भी बात, गया टकरा के, ठीक है, क्या करेगा, इधर जाएगा, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिला, टकरा के फिर से आपको सुनाई देगा, मतलब यहाँ से भी सुनाई देगा, यहाँ से भी सुनाई देगा। इसलिए वो परसिस्ट करता है थोड़ी देर के लिए। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी की बात करें तो इको जो है टिपिकली क्लियर और डिस्टिंक्ट होते हैं। वहीं पे रिवर्बरेशन की बात करें तो टिपिकली लेस क्लियर और डिस्टिंक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लार्ज एम्प्टी स्पेस जैसे कि केव्स, कैनन्स, इन सब में दिखता है। वहीं पर रिवर्बरेशन की बात किया जाए तो स्मॉल इनक्लोज स्पेस में, जैसे कि कंसर्ट हॉल या फिर चर्चेज, इन सब में देखने को मिलता है, मतलब सुनने को मिलता है। आप ऐसे देखो भैया। अगला है फूड गेट्स कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। देखो ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। क्या होता है आप समझो ध्यान से। हमने बचपन में पढ़ा था गैस लॉ। गैस लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब किसी भी जगह पे अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो इसको ढक देते हैं ना, मतलब प्रेशर कुकर अगर बंद है और टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो है अंदर बिल्डअप होगा, मतलब प्रेशर हाई होगा। तो प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से
जल्दी खाना पक जाएगा। तो करेक्ट जवाब क्या हो गया कि ड्यू टू हाई प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा हो जाता है। देखो कौन सा है, लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर गलत जवाब। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट अ हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। होपफुली मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन टीवी इज स्विच्ड ऑन, जब टीवी को स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, ऑडियो और वीडियो दोनों स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। कुछ कुछ टीवी होता है, अभी तो मॉडर्न टीवी आ गया है ना, बिकॉज ऑफ ड्यू फ्यू डिस्टर्बेंसेस वो थोड़ा सा गैप हो सकता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ स्टार्ट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो हमारा टीवी है ना वो यूज करता है एफएम ऑडियो सिग्नल के लिए। एफएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वहीं पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो यूज करता है वीडियो सिग्नल के लिए। और इस वजह से एफएम हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग लेस ससेप्टेबल टू नॉइज देन एएम इन द एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ। Once the audio or video signal have been modulated onto the carrier wave, they both transmitted simultaneously, है ना, एक ही साथ होता है। इसने कहा कि सम केसेस में स्लाइड डिले हो सकता है ना, लेकिन जनरली क्या होता है, simultaneously होता है, ठीक है। अगला है सोडियम वेपर लैंप इज यूजुअली यूज एज ए स्ट्रीट लाइट बिकॉज। देखो जो सोडियम वेपर है ना, इससे सोडियम वेपर लैंप से जो लाइट इमिट होती है ना वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है ना, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक कलर की लाइट इमिट होती है जो स्प्लिट नहीं करती। अब एक ही कलर की है तो उसमें क्या स्प्लिट होगा, अगर प्योर रहता विजिबल लाइट तो स्प्लिट हो सकता था, लेकिन मोनोक्रोमेटिक है, दैट्स वाई इट विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। तो बिकॉज लाइट फ्रॉम दिस इज मोनोक्रोमेटिक बता ही दिया। दिस मीन्स दैट सोडियम वेपर लैम्प कैन पेनिट्रेट these condition better than other type of lamps that emit white या फिर पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारे, मेनी है ना, पॉलीक्रोमेटिक लाइट विच इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल कलर्स इन वेवलेंथ्स। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन यूज सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर। सबसे कॉमन सब्सटेंस क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो है मरकरी और आर्गन। आर्गन क्योंकि इनर्ट होता है तो कोई भी रिएक्शन अंदर नहीं होता, और मरकरी वेपर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इमिट करता है यूवी लाइट when it is excited by electric current। मतलब the UV light then excited the phosphorus coating on the inside of the fluorescent tube, और इसकी वजह से विजिबल लाइट इमिट होती है। वहीं पे आर्गन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस है, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। और दिस इज इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है मर्करी वेपर फ्रॉम रिएक्टिंग विद द अदर सब्सटेंस इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान, सामने दे रहा फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट पूछा, एक्सेलरेशन सबको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किधर है, चौथा है, तो ए का चौथा हो गया। फोर्स का न्यूटन होता है, किधर है, तीसरा है। वर्क डन जूल होता है, क्या होता है, जूल, ठीक है। और ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे या फिर चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम या फिर इसी को इम्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। देखो फॉर्मूला बता देता हूँ, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। अब चेंज ऑफ मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डीपी इक्वल टू, डीपी मतलब चेंज है, ठीक है। चलो ऐसे डेल्टा बना देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर आप फिजिक्स के बच्चे नहीं हो तो, ठीक है, फिकर नॉट। तो डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम आ गया, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। क्या आंसर आ गया, ट्रॉम्बे या फिर इम्पल्स का एसआई यूनिट किधर है, दूसरा है। तो 4 3 1 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। बहुत ही आसान है ना, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, होपफुली क्लियर होगा। अगला है एक एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ द स्काई। देखो हम अगर स्काई को देखें तो कैसा दिखता है, आप कहोगे सर ब्लू दिखता है दिन के टाइम में, अगर इवनिंग और मॉर्निंग में देखा जाए तो येलोइश या रेडिश दिखता है। तो किसकी वजह से, मैंने पिछले लेक्चर्स किसी में डिटेल में समझाया था, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्यों होती है ये समझते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना। स्कैटरिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स या फिर छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है, जिससे लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब अपने कलर में डिवाइड हो जाती है, राइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से अगर स्कैटर्ड हो रही है, नहीं अपने कलर में नहीं, वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। स्कैटरिंग जो है स्कैटर्ड हो जाना, अलग अलग तितर बितर हो जाना, ऐसा समझ लो, है ना। अब क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स जो है कहाँ पे है, स्पेस में है। अगर वो स्पेस में है तो बताओ वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है क्या स्कैटर्ड करने के लिए, कहोगे बिल्कुल नहीं सर। अगर स्कैटर होगा ही नहीं तो कैसा दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, पूरा का पूरा ब्लैक दिखेगा, है ना।
कैसा दिखेगा? कोई कलर ही नहीं है, तो क्या है? ब्लैक है, डार्क है, ठीक है। तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो क्रिएट करेगा ब्लू अपीयरेंस, इसलिए अब कैसा दिखता है? डार्क दिखता है। नेक्स्ट है birds can fly during dark nights and also pray this is because, क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो रात को ही है ना करती है? रात को इसलिए करती है क्योंकि वो नॉक्टरल होती है, मतलब कि रात के टाइम पे एक्टिव होती है। ओके, और कैसे फ्लाई करती है? तो फ्लाई करती है एक प्रोसेस से, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है जो है इकोलोकेशन, ठीक है। मतलब डिटेल में समझाते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एवरी बर्ड कैन डू दिस, बिल्कुल नहीं। पुपिल नहीं, नाइट विजन नहीं। प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव एंड आर गाइडेड बाई देम, बिल्कुल सही है। देखो, अल्ट्रासोनिक वेव वो प्रोड्यूस करती है जो टकरा के आता है। मान लो यहाँ पे बैट है, ठीक है, बैट बना देते हैं बढ़िया सा। एक मिनट रुको, कुछ ऐसा ही होता है ना। ओके, अगर आपके लिए नहीं है तो ऐसे समझ लो, ऐसे ही बैट है मान लो। अब ये क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है जो कि चारों तरफ से टकरा के आता है, ठीक है। अब टकरा के जब इसके पास आता है तो उसको ऑब्जर्व करते हुए ये पता करते हैं कि हमारे आसपास ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, है ना, प्रे कौन से हैं, ये सारा कुछ। ओके, होपफुली आपको क्लियर हो गया कि बैट्स जो है रात में भी कैसे फ्लाई कर जाती है, ठीक है। नॉक्टरल क्रिएचर है, मतलब एक्टिव रहता है नाइट के टाइम पे, मेंटल मैप बना लेता है जब बाउंस ऑफ करके वो अल्ट्रा सोनिक वेव्स आती है उसके पास। तो और इको लोकेशन बहुत ही वेरियस पर्पसेस के लिए यूज करता है, जैसे फाइंडिंग फूड्स, अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल और कम्युनिकेटिंग विथ वन अनदर, सो केसिंग इट्स रिमार्केबल प्रिसीजन पर्टिकुलरली फॉर नेविगेशन इन कंप्लीट डार्कनेस। ध्यान में रहेगा? गुड। यहाँ पे कुछ लिस्ट दे दिया मैंने, बहुत बार पूछ लेता है कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो इको लोकेशन यूज करते हैं, ठीक है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पे नेविगेशन और बाकी चीजें करते हैं। बैट्स, डॉल्फिन, व्हेल्स, हेजहॉग्स, रीड, ये सारे के सारे हैं। एक बार आप अच्छे से लिस्ट पढ़ लेना। सिग्निफिकेंस क्या है बैट्स का एनवायरनमेंट के लिए? तो पहला तो है कि वो पॉलिनेटर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे प्लांट से, है ना, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर्स को लेते हैं और हेल्प करते हैं। ये प्लांट्स के जो सीड है वो डिस्पर्स हो पाए, जिससे मतलब पॉलिनेट हो पाए। दे आर इंसेक्ट प्रेडेटर, मतलब कि वो ईट खाते हैं क्या? इंसेक्ट, इंक्लूडिंग मॉस्किटो, मोथ्स और बीटल्स। वो हेल्प करता है कंट्रोलिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन और रिड्यूस करता है स्प्रेड ऑफ डिजीजेज। अगला है कि दे आर फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल, जैसे कि बैट्स जो है उनको कौन खाता है? कुछ बहुत सारे एनिमल जैसे कि हॉक, ऑल्स और स्नैक्स। बैट गुआनो, इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर है, और बैट केव जो है आर ऑफन पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और होपफुली लास्ट है इस पर्टिकुलर लेक्चर का, कि इन कोल्ड वेदर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इन इवन व्हेन वाटर एट द टॉप ऑफ द लेक फ्रीजेज इनटू आइस। अब ध्यान से समझो, ये है कोई लेक मान लेते हैं, ठीक है, इसका टॉप सरफेस ये हो गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है, एनवायरमेंट का उसके आसपास का बहुत ही कम है, मान लो कि लेस देन मान लो -2 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर वाला बर्फ क्या है? जम जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बर्फ बन जाता है, उससे कम हुआ तो बर्फ तो बन ही जाएगा। अरे बर्फ बन गया। अब जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, मतलब कि लोअर टेम्परेचर है, वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट। दैट्स वाई जो नीचे वाला पानी है ना वो गर्म ही रहता है, वार्म रहता है। और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है वाटर की? कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। नीचे वाला पानी मतलब जो बॉटम के पास है वो अभी भी वार्म है, मतलब कि वाटर है, लिक्विड है। दैट्स वाई मछलियां जो है, फिशेस, दे सर्वाइव एट बॉटम ऑफ द लेक, जब ऊपर जो है फ्रीज हो जाता है। एकदम क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? तो करेक्ट जवाब हो जाएगा वाटर है द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडरनीथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। करेक्ट जवाब हो गया डी। ऑलरेडी हमने किसी लेक्चर में आई थिंक किया है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ जाते हैं, आपको पता ही है ना। अब आज के लिए है इंपॉर्टेंट चीज क्या, मतलब इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियस पूरा लेक्चर ही था, लेकिन जो लास्ट में 2 लाइंस रहती है वो है इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, कि यू डोंट ड्रोन बाई फॉलिंग इन दी वाटर, यू ड्रोन बाई स्टेइंग देयर। मतलब आप पानी में गिरने से नहीं डूबते हो, आप डूबते कब हो? जब आप वहीं पे रहते हो, ठीक है। सेम चीज है प्रॉब्लम्स के लिए, जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां जो आती हैं उनके लिए, कि ज्यादातर हम लोग परेशान जो है इसलिए नहीं होते कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशान हम इसलिए रहते हैं, है ना, डिप्रेस, परेशान, कुछ भी कह लीजिए, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस प्रॉब्लम को लेकर बैठे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं कि नहीं क्या होगा क्या नहीं। मतलब उसका सोल्यूशन ढूंढने की बजाय हम उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। होपफुली अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको लेकर बैठोगे नहीं, सच दैट उसमें आप डूब जाओ। आप क्या करोगे?
उससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे। कैसे? एफर्ट डाल के। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। तो एफर्ट डालते रहिए, प्रॉब्लम से बाहर निकलते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।